हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन गुरु। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे टॉपिक को आपको बताते हैं शॉर्ट में, और उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से और क्या देना है, ये आपकी समझ में आ सके और आपको टॉपिक भी याद हो जाए कम समय में। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अंग होता है। राष्ट्रपति यह कार्यपालिका का अंग होता है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अलावा कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी भी इसमें कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये बन सकता है कि राष्ट्रपति किसका अंग होता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें से किसका अंग होता है? ठीक है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होता है। और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो उसमें आपका जवाब होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इस तरह से ये दो क्वेश्चन तो अपने यहीं पे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पर बनता है कि जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में कार्यपालिका का वर्णन है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 78 तक यहाँ पर कार्यपालिका का वर्णन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का वर्णन भी भाग 5 में है, प्रधानमंत्री का भी, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सब का जो वर्णन किया गया है वो भाग 5 में किया गया है, और अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं अपने जो इससे इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य हैं राष्ट्रपति से। वैसे तो राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में जिन पर क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है वो है कि जैसे भारत गणतंत्र राज्य का प्रमुख होता है, तो गणतंत्र राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये आ जाएगा, ये प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है अपना राष्ट्रपति। ओके, ये पूछ सकते हैं आपको कि गणतंत्र राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओके, एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा देश जो गणतंत्रात्मक कहलाता है वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होता है, इसीलिए इसको गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इससे संबंधित जो तथ्य महत्वपूर्ण वो है कि यह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अपनी जो तीनों सेना हैं, थल सेना है, वायुसेना है, ठीक है, नौसेना है, इन तीनों का प्रधान जो राष्ट्रपति होता है। ओके, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो योग्यता से रिलेटेड है। योग्यता में आपने इसकी बहुत सारी योग्यताएं सुनी होगी कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होता है राष्ट्रपति, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब नॉर्मल योग्यता हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वो है कि इसमें लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसके ऊपर गौर करना आप, लोकसभा सदस्य चुने जाने की, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं वही योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, तो वो योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उसे लोकसभा का सदस्य चुने जाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। ये चीज़ आप योग्यता के संबंध में एक ही पॉइंट स्पेशल है जो आप ध्यान रखिएगा। ओके ओके, एक इसमें योग्यता के संबंध में एक और पॉइंट आता है कि जो भी होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये आपने एक लाइन पढ़ी होगी, हमेशा योग्यता में ये मेंशन होता है कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो लाभ के पद हैं उसमें जो उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, और जो संघ और राज्यों के जो अपने मंत्री हैं, इन सब के जो पद हैं ये सब लाभ के पद में कभी शामिल नहीं होते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब इनमें इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह यदि कोई राज्यपाल है और वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो भी वो अपने पद पर रहते हुए बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकता है। ओके, ये दो चीज़ें योग्यता के बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, और इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा करवाया जाता है?
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट है वह है राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। वही उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो सकता है। उस उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक ये होने आवश्यक हैं। और उसकी जो जमानत राशि होती है उम्मीदवार की, उसे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कितने, जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये। और कहाँ जमा करानी पड़ती है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI में। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक आवश्यक है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। कहाँ जमा होती है, RBI में। ओके, ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन तो आपके यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसका चुनाव जो होता है राष्ट्रपति पद का चुनाव, ये किस पद्धति से होता है, तो ये होता है अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। ओके, ये जरूर याद करना, अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसको निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं ले सकता है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के अपने दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य, ओके ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य ओनली, दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य, ओके विधानसभा के भी, मनोनीत नहीं, मनोनीत कहीं नहीं है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसके अलावा कौन ले सकता है, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनमें केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी ही ऐसे हैं, ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ओके, अब इसमें भाग कौन कौन नहीं ले सकता है, तो उसमें आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य और जो लोकसभा और राज्यसभा है इनके मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लेकिन मनोनीत नहीं लेते, राज्यों की विधानसभाओं के लेते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन भाग लेता है कौन भाग नहीं लेता है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति होती है, तो राज्यसभा और जो लोकसभा है, राज्यसभा लोकसभा के जो महासचिव नियुक्त होते हैं उसी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव होता है, उसको पीठासीन अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त किया जाता है। एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बनता है ये कि जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद हो जाता है तो उसकी कार्रवाई कहाँ होती है, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, उससे संबंधित जो निर्णय होता है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है, ओनली उच्चतम न्यायालय और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, मतलब इनके जो निर्वाचन संबंधी विवाद होता है उसका निर्णय भी उच्चतम न्यायालय करता है और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव होता है वह कहाँ लाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, तो वह संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त होता है, ये क्वेश्चन बनता है एक तो राज्य और लोकसभा के महासचिव। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद हो जाता है उसका निर्णय कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निर्णय किया जाता है, वहाँ पर उसकी कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर। ओके, और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव होता है वह कौन से सदन में लाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना है टॉपिक, उसमें है कि जो महाभियोग प्रस्ताव जो अपना लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्तावक होनी जरूरी है, तभी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जबकि जिस सदन में भी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 सदस्य उसके प्रस्तावक होनी चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी यानी जरूरी होती है। ठीक है, अब जो ये महाभियोग का प्रस्ताव है इसको लाने के लिए तो 1/4 प्रस्तावक चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना होनी चाहिए। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया गया है उस सदन की कुल संख्या, जो कुल सदस्य संख्या होता है उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। ठीक है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है। इसी तरह फिर वो जब वहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके बाद वह दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा और दूसरा सदन भी उसके जो कुल सदस्य संख्या है दूसरे सदन की उसके भी 2/3 बहुमत
ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वहाँ भी पारित होगा, तब वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया गया था वह स्वीकार कर लिया जाएगा और राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद वहाँ रिक्त हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है वो ये है कि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ओके, ये एक